Hello everyone, Dheeraj Kharbanda this side. I'm Chartered Accountant by profession, MBA Finance, ESA qualified, Information System Auditor, BCom Honors from Delhi University. डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स सब्जेक्ट शेयर करने वाला हूँ। बहुत अच्छे से हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने क्लास कोई भी मिस नहीं करनी है। ये सिलेबस मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ। आपको इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे आपके सीनियर्स आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आप सीए धीरज सर से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। मेजर जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं, सब बच्चे हमसे पढ़े हैं और बहुत अच्छे 10 on 10 मार्क्स भी लेकर आए हैं। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, कोई बुक परचेज नहीं करनी है। चाहे आपके कॉलेज में कुछ भी बोलें, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्लास को अटेंटिवली बैठकर सुनना है, समझना है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए डाउट सेशंस के लिए भी अवेलेबल रहूँगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेरा फर्स्ट मोटिव यही रहेगा, आप लोगों को सब्जेक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी प्रोवाइड करूँ। इनकम टैक्स जो रियल लाइफ सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको सुनकर समझकर अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने में भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इस सब्जेक्ट से आपने कुछ प्रैक्टिकली सीखा है और अब आप कुछ अपग्रेड होने जा रहे हैं। देखिए, बुरा ना मानना, अभी तक आपने जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किया है वो सब चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 11th और 12th में की हुई थी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपने पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तो इस सब्जेक्ट में पढ़ने का भी आपको मज़ा आएगा और पढ़ाने का भी मुझे मज़ा आएगा। हम लाइव डाउट सेशंस भी करेंगे जूम पर। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज बेसिकली मैं एक डेमो क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ऐसा सिनेरियो आ चुका है, आपको पता है, जिसकी वजह से हम अब फिजिकल लाइव क्लासेस नहीं कर सकते हैं और अब ट्रेंड भी ऐसा बन चुका है कि बच्चे को भी ऑनलाइन पढ़ने की आदत पड़ चुकी है। ये जो मैं क्लासेस आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये आपको पर्टिकुलर डेज वाइज टाइम के अकॉर्डिंग आपको स्लॉट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मान लीजिए 1.5 आवर की क्लास है तो आपको 5 to 6 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। आप उस टाइम पीरियड में उस क्लास को उस पर्टिकुलर डे पर देख पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन केस आप मान लीजिए कहते हैं कि सर हम उस फुल डे में अवेलेबल ही नहीं है, घर पे कुछ वर्क है या कहीं आपने जाना है, तो आपके लिए मैं ये क्लास पर्सनली आपके पर्सनल टाइम पर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने बिल्कुल भी किसी भी टाइप से घबराना नहीं है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम ये सब्जेक्ट जिसका नाम है इनकम टैक्स। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? जब मैं लाइव खड़े होकर पढ़ाता हूँ ना तो बहुत मज़ा आता है और बच्चा भी जब सुनता है ना तो वो अट्रैक्ट हो जाता है इस सब्जेक्ट की तरफ। मैं अपनी तरफ नहीं बोल रहा बच्चों, ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, इतना अपीलिंग है कि अगर आप इसे दिल से पढ़ाएंगे तो सामने वाले को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और इंटरेस्ट से वो इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ 2 या 3 क्लासेस आप जब देख लेंगे तो उसके बाद आप मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखना। ये सब्जेक्ट 100% आपके हाथ में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको इसी सब्जेक्ट में मिलेगा। चलिए जी, इनकम टैक्स को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। बच्चे अपना अपना आंसर प्रोवाइड करते हैं। जब क्लास में बैठे होते हैं तो बच्चा कहता है कि सर जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू होता है, जो हम अपनी इनकम पे अर्न करने के बाद गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो मैंने पूछा बच्चों, जो आप टैक्स बोल रहे हैं, टैक्स वर्ड का मतलब मुझे बता रहे हैं, अच्छा एक बार दिल पर हाथ रखकर एक बात बताना, क्या आप विलिंगली टैक्स पे करते हो? तो बच्चा कहते हैं नहीं सर, ये तो हमें करना पड़ता है इसलिए हम करते हैं। तो बच्चों, टैक्स का मतलब क्या हुआ? मैं ना डिटेल में जाने में बिलीव करता हूँ रादर देन ऊपर ऊपर पढ़ाने से।
मैं वो आपको बुक्स की लैंग्वेज नहीं लिखवाने वाला हूँ जो हर बुक में आपको इजीली मिल जाएगी। मेरा काम है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करना जो आपको मार्केट में कहीं अवेलेबल ना हो। तभी आप मेरे पास यहाँ बैठे हैं, ये मेरी क्लास सुन रहे हैं। मैं आपसे फिर से बोलूँगा, शुरू की 2-3 क्लासेस अगर आपने मेरी सुन ली तो आप मेरा पर्सनल नंबर ज़रूर मुझसे मांगेंगे, जो मैं आपको शेयर करूँगा। आपको पढ़ने का मज़ा आएगा, फॉर श्योर आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। पहले मैं बोलूँगा, फिर मैं आपको लिख कर बताऊँगा। Tax is a compulsory extortion of money under force of an act or law। सर क्या बोला आपने? अब मैं ब्रेक करके बताता हूँ। टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? ये है कंपल्सरी एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है बच्चों वसूली। जब गवर्नमेंट हमसे कुछ जबरदस्ती लेकर जाती है उसे हम बोलते हैं टैक्स। गवर्नमेंट हमसे जबरदस्ती कैसे लेकर जा सकती है? क्या गन पॉइंट पर लेकर जा सकती है? क्या हमें प्रेशर डालकर हमसे लेकर जा सकती है? आंसर इज नो। गवर्नमेंट हमें दिखाती है एक एक्ट और उस एक्ट का एक सेक्शन कि ये चीज आपको टैक्स पे करने पर मजबूर करता है, इसलिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको लिख कर बताता हूं जो मैंने लाइन बोली है। तो आप सबने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ नहीं लिख रहे हैं तो भी ये चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा PDF फॉर्म में। हर क्लास आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं जब कॉलेज में आ जाते हैं, ये छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने लगते हैं कि हमें नोट्स नहीं मिलेंगे, हमें बुक्स नहीं मिलेंगी, हम आगे रिवाइज कैसे करेंगे, हम अपना इंटरनल कैसे देंगे, हम असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे। हर चीज़ में आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको ऑनलाइन ITR फाइल करना भी सिखाऊंगा बच्चों। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो अपनी टेंशन को बाहर रख कर आइए, ताकि आपके और मेरे दोनों के लिए वो अच्छा रहे। तो अब मैं लिखता हूँ टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन। बच्चों एक्सटॉर्शन का मतलब होता है वसूली। टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। किसी भी कानून के अंतर्गत जब गवर्नमेंट हमसे कुछ जबरदस्ती चार्ज करती है उसे हम बोलते हैं टैक्स। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप विलिंगली टैक्स पे करते हैं? तो बच्चे ने कहा नहीं सर, हम विलिंगली टैक्स पे नहीं करते हैं। तो मैं आपको लेकर बताता हूं, नोबडी इज विलिंग टू पे टैक्स, we all are forced to pay the tax। जबरदस्ती हम लोगों को ये टैक्स पे करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कोई एक्ट है, कोई लॉ है जो हमने इंसिडेंस इनकर किया है, उस वजह से हमारे ऊपर वो एक्ट अप्लाई हो जाता है, वो लॉ अप्लाई हो जाता है, और उसमें एक सेक्शन मेंशन होता है जो बोलता है कि आपको अब टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे हिंदी में हम कर भी बोलते हैं बच्चों, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये मैंने आपके सामने बताया। Nobody is willing to pay the tax, we all are forced to pay the tax। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, टैक्स कितने टाइप का होता है बच्चों? हर बच्चा बोलता है सर टैक्स 2 टाइप्स का होता है। मैंने कहा कौन कौन सा? तो बच्चे ने बोला सर एक होता है डायरेक्ट टैक्स। दिख रहा है ना बच्चों? यस सर दिख रहा है। आप लिखते रहिए, बोलते रहिए, बाकी काम हमारा है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, मुझे बताना बच्चों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। आज की क्लास में मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। मेरा मेन काम आज की क्लास में आपको इस सब्जेक्ट से वाकिफ कराना है, अवेयर करवाना है, ताकि आपको इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ने में भी मज़ा आए और समझने में भी मज़ा आए। मैंने लिखा टैक्स हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों मुझे बताना डायरेक्ट टैक्स क्या होता है।
एक बच्चे ने कहा सर जो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हमसे चार्ज किया जाता है दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन इनडायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये बच्चे ने बोला। अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, लिख कर समझाता हूँ। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, द बर्डन ऑफ विच passes on to the person with respect to their income। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आज तक आप लोगों ने इनकम टैक्स पे किया है बच्चों? तो बच्चा कहता है नहीं सर। मैंने कहा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने इनकम को अर्न नहीं किया है। जो टैक्स जिसका बर्डन आपके ऊपर पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर इनकम, मतलब आपने इनकम अर्न की है तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आपने इनकम अर्न नहीं की है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं समझते हैं, आपके पेरेंट्स टैक्स पे कर रहे हैं, आप पे नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल हुआ, डायरेक्ट टैक्स का या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का? तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स का। तो मतलब आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स में अभी बताऊंगा क्या होता है, वो आपके आने वाले सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट आने वाला है, वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। पहले आप इस सेमेस्टर में ये वाला सब्जेक्ट मुझसे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिखकर बताया इनकम टैक्स, और क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी है तो पे करना है, नहीं है तो नहीं करना है, एटसेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों, द बर्डन of which passes on to the person irrespective of their income। बच्चों दोनों जगह पर एक वर्ड डिफरेंट है। यहाँ मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू देयर इनकम, और यहाँ लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इनकम रिलेटेड नहीं है। नहीं है मतलब आपने इनकम अर्न की है या नहीं की है ये मैटर नहीं करता, आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कैफेज में जाते हैं, आजकल तो सिनेरियो नहीं चल रहा है बाहर जाने का, बट फिर भी अगर आप चाहते थे या आने वाले कल में ज़रूर जाएंगे, तो जब भी आप बाहर जाते थे शॉपिंग करने के लिए, आपसे वहाँ पर चार्ज किया जाता था GST। क्या कभी वो आपसे पूछता था कि आप कुछ अर्न करते हैं या नहीं? उसने कभी आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके बिल में चार्ज कर दिया GST। तो मतलब जो टैक्स आपसे चार्ज किया जा रहा है बिना आपसे पूछे कि आप इनकम अर्न करते हैं या नहीं करते, उस टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बच्चों बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, कस्टम लॉ। ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि टैक्स का मतलब होता है इट्स अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो मैं हर चीज़ क्लास में लर्न करवाता हूँ, और यहाँ भी मैं वही करने वाला हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चों रिपीट करो मेरे पीछे, तो मेरी मान के चलिए अगर आप कर लेते हैं घर पे रिपीट, आपको कभी भी आने वाले कल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब्जेक्ट आपको वैसा ही लगेगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना है, जैसे मैं कहूँगा वैसा आपने करना है। Tax is a compulsory extortion of money under force of an act or law. Nobody is willing to pay the tax. We all are forced to pay the tax.
फिर मैंने बताया टैक्स दो टाइप्स का होता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ विच पासिस ऑन टू द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू देयर इनकम, मतलब अगर इनकम है तो हमें ये टैक्स पे करना है, अदरवाइज हमें ये टैक्स पे नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? द बर्डन ऑफ विच पासिस ऑन टू द पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। इररिस्पेक्टिव का मतलब है इनकम हो या इनकम ना हो, आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है कस्टम लॉ। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलिए जी। अब हम शेयर करते हैं आपके साथ आगे की इंफॉर्मेशन। तो चलिए जी, मुझे बताना ज़रा, ये जो आपका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, इसमें मैंने एक वर्ड अभी लिखा था लॉ और एक वर्ड मैंने लिखा था एक्ट। चलो आपको बताता हूँ ये जो आपका एक्ट है ये कौन सा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। आपका जो एक्ट है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 1961 कौन सा ईयर है? हर बच्चा बताएगा सर जिस ईयर में ये लॉ बना है। तो चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ ये एक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, आपने कुछ नहीं लिखना, सब कुछ आपको पीडीएफ में लिखा मिलेगा, और वो पीडीएफ्स भी मैंने हैंड रिटन बनाई है, इससे भी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी सिर्फ समझना और उसे रिकॉल करने की कोशिश करना। चलिए जी, सबसे पहले होता क्या है, कोई भी कानून मंत्री, पहले मैं हिंदी में बोलूँगा फिर मैं इंग्लिश में बोलूँगा, किसी भी कानून मंत्री ने जब कोई लॉ बनाना होता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कुछ भी अपनी लाइफ में करना है तो बिना प्लानिंग के आप नहीं करेंगे। तो प्लानिंग करनी हर स्टेज पर नेसेसरी होता है, नीड होती है हमारी। तो अब मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ, वेन एवर अ लॉ मेकर मेक्स द लॉ ही फर्स्ट मेक्स द ड्राफ्ट, वो बनाता है ड्राफ्ट, इसे हम बोलते हैं रफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं जी? रफ स्ट्रक्चर। और ये किसने बनाया है? लॉ मेकर ने, कानून मंत्री ने, जो भी लॉ बनाना चाहता है। लॉ मेकर ने एक ड्राफ्ट बनाया जिसे हम बोलते हैं रफ स्ट्रक्चर। इस ड्राफ्ट को वो क्या करता है, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। और आपको पता है बच्चों, पार्लियामेंट में हमारे पास दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट बनाता है, रफ स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उसे पार्लियामेंट में लेकर जाता है। पार्लियामेंट में हमारे पास दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। पहले जाता है बिल, फर्स्ट इंस्टेंस पर बिल जाता है लोकसभा में, और जब यहाँ पर पास हो जाता है, पास हो जाने के बाद ये बिल जाता है बच्चों राज्यसभा में। हर जगह दोनों हाउसेस में डिस्कशन होती है, फिर अगर यहाँ पर भी पास हो जाता है, फिर ये बिल जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी तक ये बिल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इस स्टेज तक हम इसे बिल बोलते हैं। आपने सुना होगा अन्ना हजारे जी ने एक अनशन किया था, लोकपाल बिल। लोकपाल आज तक बिल है, एक्ट नहीं बना है, मतलब अभी भी उसमें कुछ ना कुछ पेंडिंग चल रहा है काम। तो कब जाकर वो काम कंप्लीट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी रजामंदी प्रोवाइड कर देते हैं, अपनी असेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जब उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए, अपनी असेंट प्रोवाइड कर दी, तो उस स्टेज पर जाकर ये बिल बन जाता है बच्चों एक्ट। तो आप सोचेंगे जिस ईयर में प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया
वो ईयर होगा 1961 इन आर एग्जाम्पल। बच्चों फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, जिस ईयर में असेंट मिलती है वो ईयर ये नहीं होता। जिस ईयर में हम जनरल पब्लिक को ऑफिशियल गेजेट के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं, आई रिपीट, जिस ईयर में हम इस प्रॉपर बिल से जो एक्ट बन चुका है इसकी इंफॉर्मेशन को जनरल पब्लिक के साथ शेयर कर लेते हैं थ्रू ऑफिशियल गेजेट, उस ईयर को हम एक्ट के साथ सफिक्स कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सफिक्स किया 1961। आई रिपीट वंस अगेन, एक बिल से एक्ट बनने की कहानी जो मैंने आपको बताई है। बिल से एक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनता है, रफ स्ट्रक्चर बनता है, और उसे कौन बनाता है? लॉ मेकर बनाता है। फिर वो जाता है पार्लियामेंट में, पहले जाएगा लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा में, दोनों हाउसेज में वो पास होगा। उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट जी अपने साइन प्रोवाइड करेंगे, अपनी असेंट, अपनी रजामंदी प्रोवाइड करेंगी, तब जाकर ये बन जाता है एक्ट। और जिस ईयर में हम इसे जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर देते हैं थ्रू ऑफिशियल गजेट, ये हमारे ईयर को, जिस ईयर में ये काम हुआ है उस ईयर को हम उस एक्ट के साथ कर देते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है उसे हम जोड़ देते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने आंसर देना है। रफ स्ट्रक्चर बन गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट जी को लगता है, राष्ट्रपति जी को लगता है कि इसमें कुछ कमी है जो कि अभी ठीक होनी चाहिए, तो क्या हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट जी इस चीज को मना कर सकते हैं साइन करने से? यस और नो? बच्चे ने कहा सर प्रेसिडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। चलो जी, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया और लीगली अलाउड है मना करना। अब प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, अब क्या होगा? वो जो बिल था वो वापस आएगा लॉ मेकर के पास। जो भी चेंजेस बोले होंगे प्रेसिडेंट जी ने कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये ऑब्जेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जाएगा, लॉ मेकर उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर से वो जाएगा लोअर हाउस में, लोकसभा में। लोकसभा में फर्दर डिस्कशन होगी, पास हो गया, राज्यसभा में गया, फिर से पास हो गया, अब दोबारा पहुंच गया, सेकेंड ओकेजन पर पहुंच गया प्रेसिडेंट जी के पास। अभी भी उन्हें लगता है कुछ कमी है, तो क्या मना कर सकते हैं? यस और नो? बच्चा कहता है सर घर के दादाजी हैं, सबसे बड़े हैं, जितनी मर्जी बार मना करें उनकी अपनी मर्जी है। मैंने कहा नहीं बेटा, हर बार इनकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अब सुनना, मैं एक लाइन बोलता हूँ। ऑन द सेकेंड ओकेजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन द बिल। बाउंड का मतलब होता है अब इनके पास मना करने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें साइन करना ही होगा। आप सोच कर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों हाउसेज में 2 बार बिल पास हुआ है, कोई छोटी बात नहीं होगी। पहली बात तो हाउसेज में ही बिल पास नहीं होता है, राज्यसभा में जाकर रुक जाता है। अगर वहां से 2 बार पास हो चुका है तो अब प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। ये जो बातें मैंने बोली है ना बच्चों, ये सब चीजें आपको एज इट इज लिखी हुई मिलेंगी। ना लिखी मिले फीस पे मत करना। एक बच्चा कहता है सर मैं तो करूंगा ही नहीं, आजकल तो यूट्यूब का जमाना चल रहा है, हर चीज फ्री मिलती है, हम तो अलग अलग चैप्टर अलग अलग टीचर्स से कर लेंगे। मैंने कहा बेटा कर लेना, उसके बाद तुम्हें मिलेगा जो ज्ञान वो होगा अधूरा। अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, अपने दिमाग के लिए भी, अपनी सेहत के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी। मैं ये नहीं कहता मुझसे पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो वहाँ पर रेगुलरिटी से कंप्लीट सिलेबस एक जगह कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर वहाँ से कर लिया, एक चैप्टर वहाँ से कर लिया, कॉन्फिडेंस के नाम पर 0 पर रहेंगे और 0 ही आने वाला है। तो ये गलतियाँ कभी मत करना। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपने पढ़ना है तो मुझसे ही पढ़ें, मैं फिर से ये बोलूँगा कि जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ से कंप्लीट सिलेबस करेंगे, तभी आपको उस टीचर की नॉलेज के बारे में भी पता चलेगा और उस टीचर ने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ भी आएगा। आप अगर लाइव क्लास में मेरे सामने बच्चों बैठे होते हैं तो आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, पिछले 9 सालों से मैंने CA क्वालिफाई करने के बाद जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट CA क्वालिफायर, बोथ ग्रुप्स टुगेदर। आई क्लियर माई CA एट द एज ऑफ 21 एंड आई एम ऑल्सो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर।
ईसा क्वालिफाइड। अगर मैं 100 सीएस की बात करूं तो ओनली 10 सीएस ऐसे होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया होता है। यह पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, मतलब सीए बनने के बाद ही हमें ये एग्ज़ाम देना होता है, एक कोर्स करना होता है। अब हम बैंक में जाकर, मैं बैंक में जाकर ऑडिट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करने का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है और मेरे पास एक डिग्री आ चुकी है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चों, मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मेन मोटिव यहाँ से इनकम अर्न करना नहीं है। बहुत से लोग मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरा पैशन है टीचिंग। जब 2012 की अगर मैं बात करूँ, मैंने सीए क्वालिफाई किया था बच्चों, तब मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लगे थे, मेरे कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, बट मैंने सब चीज़ों को इग्नोर किया सिर्फ इसलिए कि मैंने जो नॉलेज अटेन की है, जो नॉलेज अपने पास इकट्ठी की है, उसे मुझे शेयर करना है बच्चों के साथ, ताकि आने वाले कल में किसी को भी किसी भी टाइप से जो नॉलेज मेरे पास है उसके लिए दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो ये सब्जेक्ट मैं पैशनेटली आपको पढ़ाऊंगा। एनी टाइम यू कैन कॉल मी। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, एक नहीं मेरे दो नंबर हैं। मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको 1% भी मेरे पर शक होता हो कि सर सिलेबस कैसे कराएंगे, आगे आने वाले कल में कैसा पढ़ाएंगे, तो अपने कॉलेज के सीनियर से जाकर पूछ लेना कि सीए धीरज सर से क्लासेस मैं लेने जा रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी। वहाँ से जो आपको रिकमेंडेशन मिलेगी, जो पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, वो आपके और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने तब भी और आज भी और आने वाले कल में जब तक मैं पढ़ाऊंगा, मेरा मेन मोटिव यही है कि नॉलेज को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को अपने तक रखते हैं, सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना कि सिलेबस में होता है। मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगा जो कि रियल लाइफ में आपको पता होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो 6 महीने के बाद जब आप बाहर निकल कर आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में और आपके फादर बोले बेटा हमारी आईटीआर फाइल करने में थोड़ी हेल्प करो। आप कहें सर ये क्या होता है, आईटीआर क्या चीज़ होती है, हमारे सर ने तो बताया नहीं। मैं आपको हर चीज़ वो बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। आईटीआर फाइलिंग आपके सिलेबस का पार्ट भी है और मैं आपको सिखाऊंगा भी। और जब तक नहीं था ये सिलेबस का पार्ट तब भी हम क्लास में किया करते थे। अच्छा जी, मेरे क्वेश्चन का फिर से आंसर देना ना, लाइक में भटक मत जाना। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकेंड ओकेजन पर मना कर सकते हैं? आंसर इज नो। सेकेंड ओकेजन पर वो मना नहीं कर सकते। He is bound to sign the bill on the second occasion. सिर्फ एक बार ही वो मना कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और बातें करते हैं आपके साथ। एक और चीज आपको बताता हूँ। लो जी, आपने सुना होगा बजट। हर बच्चे ने सुना होगा बजट, ये वर्ड। इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों ने तो इस पर पीएचडी कर रखी है बजट पर। मैं पूछ लूँ ना अगर किसी से, तो इकोनॉमिक्स की बातें करने लगेंगे। कोई बात नहीं, आगे आने वाले कल में हम वो बातें भी करेंगे। अच्छा, बजट कौन लेकर आता है बच्चों? आज के बाद आप बजट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे फाइनेंस बिल। लेमैन बोलेगा बजट, आप बोलेंगे फाइनेंस बिल। तो मुझे बताना बच्चों, ये है फाइनेंस बिल। हमारा काम बिल से चलता है या एक्ट से चलता है? सर समझ में आ गया, हमें तो चाहिए फाइनेंस एक्ट। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताना, यहाँ लिखा है फाइनेंस बिल और यहाँ लिखा है फाइनेंस एक्ट। बिल से एक्ट बनने की कहानी मैंने आपको बताई या नहीं बताई? बिल्कुल बताई है। फाइनेंस बिल कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और कब पेश करता है? जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, फर्स्ट डे ऑफ फेब। एवरी ईयर, हर साल फेब के फर्स्ट डे पर फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, फाइनेंस बिल पेश करते हैं। फिर अगेन वो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। एक बात मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो फाइनेंस बिल है, इस टाइप के बिल को हम मनी बिल भी बोलते हैं। राज्यसभा में पास होने की रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पास होना चाहिए? लोकसभा में पास होना चाहिए।
और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं बच्चों, वैसे तो आपको नहीं पता होगा, लोकसभा में मेजॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट बनती ही तभी है जब लोकसभा में उस गवर्नमेंट की मेजॉरिटी आ जाती है। अब सोच कर देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी, लोकसभा में मेजॉरिटी भी बीजेपी। लोकसभा में क्या कभी बिल रुक सकता है पास होने में? मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी हमारी है, बिल पास होगा ही होगा। फिर राज्यसभा में सिर्फ प्रेजेंट करना है, सिर्फ पेश करना है, पास होने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? लोकसभा में पास करवाना है, राज्यसभा में पास करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। अब कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट जी के पास। चला गया जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, लोकसभा में पास होगा ही होगा क्योंकि उन्हीं की मेजॉरिटी है। राज्यसभा में पास होने की रिक्वायरमेंट है नहीं, प्रेसिडेंट जी के पास पहुंच गया। प्रेसिडेंट जी को लगता है कुछ कमी है जी इसमें, इसको ठीक करवा के लाओ जी फिर से। क्या प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर सकते हैं? अच्छा कहेगा यस सर, अभी तो आपने बताया था एक बारी मना कर सकते हैं, दूसरी बारी नहीं कर सकते। अब सुन लेना, फाइनेंस बिल को एक बारी भी साइन करने से मना नहीं कर सकते। सोच कर देखना, मना कर भी लेंगे तो उखाड़ क्या लेंगे? मना कर दिया, यहाँ आ गया, फिर चला गया लोकसभा में, मेजॉरिटी इन्हीं की है, पास होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? अपने ऊपर इम्पाउंड लगवा दिया प्रेसिडेंट जी ने कि मैं मना कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, अच्छी बात है, आप कर भी लोगे तब भी कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि दोबारा जाएगा, दोबारा पास हो जाएगा, आपके पास आएगा। अगर सेकंड ओकेजन है तो दोबारा आपको पास करना ही पड़ेगा। इसलिए आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ही और ही इंक्लूड्स शी। अगर मैं लॉ में कभी ही लिख देता हूँ तो दिल पर मत लेना, लड़कियां नाराज हो जाती हैं, सर आप ही बोलते हो, शी तो बोलते ही नहीं हो, प्रेसिडेंट तो शी भी थी हमारी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ही लिख रहा हूँ, ही इंक्लूड्स शी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में लिखा है ही इज, चलो मैं ही नहीं लिखता, प्रेसिडेंट ही लिख देता हूँ, वरना कुछ बच्चे ना पहली क्लास से ही नाराजगी दायर करना शुरू कर देते हैं कि चलो एक कॉर्नर आ गया सर के लिए नाराज होने का। चलो मैं लिख देता हूँ प्रेसिडेंट, यहाँ लिखा ही हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब कुछ लिख कर दूंगा। नहीं भी लिख रहे हैं ना अभी, काम चल जाएगा। अभी एकदम ऐसे बैठ जाए जैसे बाबा जी के प्रवचन चलते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़कर आराम से एसी चलाकर लेट कर, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे बैठकर सुनोगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन द फाइनेंस बिल on the very first occasion. On the very first occasion, he cannot refuse, he can't refuse even for once signing the finance bill. फाइनेंस बिल को वो एक बारी भी साइन करने से मना नहीं कर सकते बच्चों, और ये इन्हें साइन करना होता है विदिन 75 डेज। बात समझ में आई तो बोलो यस, वरना बोलो नो। एक बार सर दोबारा से बता दो, बच्चे की आदत होती है एक बार और सुनने की, तो मैंने कहा सुन ले बेटा। बजट जिसे आप बोलते हैं फाइनेंस बिल, हमें फाइनेंस बिल से मतलब नहीं है, हमें चाहिए फाइनेंस एक्ट। हर साल फाइनेंस बिल आता है, हर साल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ये क्या होता है फाइनेंस बिल, क्यों आ रहा है हमारी कंट्री में? अच्छा ये तो बता दिया सर आपने कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आते हैं, बट ये तो बताया नहीं ये क्यों आता है। फाइनेंस बिल आता है हमारे जो लॉज हैं उसमें जो भी चेंजेस लेकर आने हैं, जो उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है, टेक्निकली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो अमेंडमेंट्स करनी है, जो भी चेंजेस लेकर आने हैं हमारे लॉ में, वो सभी चेंजेस हमारे फाइनेंस बिल में लाए जाते हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लेकर आते हैं, फर्स्ट डे ऑफ फेब को लेकर आते हैं। और आपको बताता हूँ जो ये बजट है
इसमें आने वाले कल के, जिसे आप फाइनेंस बिल बोल रहे हैं, इसमें आने वाले कल के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा होता है। तभी आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कि फिस्कल डेफिसिट हो गया, बजट सरप्लस है या डेफिसिट है। आज तक हमारी कंट्री में बजट में सरप्लस नहीं आया है क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, हम डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं और यहाँ पर जितना मर्जी आप रेवेन्यू ऑन कर लो, अभी भी एक्सपेंडिचर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हमारा बजट नेगेटिव ही रहता है, मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा ही रहते हैं और ये रहने वाले हैं और ये जायज़ भी है। अगर डेवलपमेंट करनी है आपको इन एक्सपेंसेस को इनकर करना होगा और तब जाकर आप वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एसेट जनरेट कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो कि डेवलपिंग में आती है वो जल्दी से डेवलप्ड की तरफ चली जाए, बट अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हम नहीं जानते कितने साल इसमें लगेंगे। अभी भी हमारी कंट्री में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा बच्चों, बहुत सारे एरियाज़ आज भी इंडिया में ऐसे रह गए हैं जो डेवलपिंग स्टेज पर भी नहीं पहुंचे हैं, वो अंडर डेवलप्ड हैं। बहुत से लोगों को आज भी, मैं 100% की बात नहीं करता, 0.1% भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मतलब पूरी कंट्री के हिसाब से कहीं ना कहीं दिक्कत पेंडिंग चल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी कंट्री में जो कि डेवलप्ड होने में हमें अभी और टाइम लगने वाला है। मैंने बताया फाइनेंस बिल लोकसभा में पास होगा ही होगा, कोई भी बिल हो लोकसभा में पास होगा ही होगा क्योंकि मेजॉरिटी उसी गवर्नमेंट की है, तो वहाँ पर वो पास हो जाएगा। राज्यसभा में पास होने की रिक्वायरमेंट है नहीं, प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर भी लेंगे तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, इसीलिए ही कैन नॉट रिफ्यूज इवन फॉर वंस साइनिंग द फाइनेंस बिल एंड ही इज बाउंड टू साइन द बिल विद इन 75 डेज। ये भी बात मैंने आपको बता दी है। ये फाइनेंस बिल से हम पहुंच चुके हैं फाइनेंस एक्ट तक, और फाइनेंस एक्ट में हर साल आते हैं चेंजेस। इनकम टैक्स एक्ट इज द मोस्ट अपडेटेड लॉ इन आवर हिस्ट्री। जीएसटी तो है ही है, इनकम टैक्स जो है सबसे ज़्यादा अपडेशन अगर किसी लॉ में आती है, अमेंडमेंट्स चेंजेस किसी लॉ में आते हैं तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट माना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, उनमें चेंजेस कितने सालों से नहीं आए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में हर साल चेंज आता है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब मैं फर्स्ट चैप्टर आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी जो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, हम इसे कवर कैसे करेंगे और इस सब्जेक्ट में हमने कितनी क्लासेस डिवोट करनी है। चलिए जी आपके साथ शेयर करते हैं। सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो हर चीज़ आपको लिखी हुई मिल जाएगी बच्चों। जहाँ क्लास अवेलेबल होगी वहीं उसकी पीडीएफ भी मैं शेयर करूँगा। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूँ, घबराना नहीं है, क्योंकि बच्चे की आदत होती है जब वो घबरा जाता है तो वो एक ऑल्टरनेटिव मीन्स ढूंढने लगता है, एक रास्ता ढूंढने लगता है और इस जगह से भटक जाता है। भटकना नहीं है, हम फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, बट जब भी आप मेरी क्लास देखेंगे आप मुझे अपने सामने ही पाएंगे। आपको लगेगा कि सर मेरे सामने हैं और वो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। सिलेबस में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि हम कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब तक ये चैप्टर नहीं करेंगे इनकम टैक्स पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। इसे हम डेफिनेशंस के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम डेफिनेशंस भी कवर करेंगे। सेकंड नंबर पर हम चैप्टर करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितनी क्लास लगने वाली है। सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। थर्ड हमारा रहेगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा बच्चों। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 5 चैप्टर जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि यही हमारे इनकम टैक्स की जान माने जाते हैं और जान के बारे में इतनी जल्दी से बताया नहीं जाता है। इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम और डिटेल में जाकर इसकी एक एक चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है। फिर मैं आपको करवाऊँगा एक चैप्टर जिसका नाम होगा सैलरी। इन्हें हम बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स हैं हमारे पास। एक है सैलरी, एक है हाउस प्रॉपर्टी, इसे हम पता क्या बोलते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आएगा इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट
प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं PGPP। 7 चैप्टर जो हम करेंगे वो है कैपिटल गेन्स। आगे पीछे कर लेंगे, अगर आपके इंटरनल्स में कोई और चैप्टर आ रहा होगा घबराएंगे नहीं। मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, पहले 3 चैप्टर हम इस सीक्वेंस में करेंगे, उसके बाद जो जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करवा दूंगा। कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, SOURCES, सोर्सेस। फिर एक चैप्टर हम करेंगे डिडक्शंस, एक चैप्टर हम करेंगे एग्जेम्पशंस। अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा बच्चों, सिर्फ सिलेबस आपके सामने लिख कर बता रहा हूँ। एक चैप्टर हम करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। और अगर आईपी वाले बच्चे होंगे ना बच्चों, उनके लिए जितने भी इनके सब्जेक्ट्स में चैप्टर होंगे वो सभी चैप्टर्स भी मैं आपको करवाऊंगा। ये जो मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ ये बीकॉम ऑनर्स के लिए है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए है, आईपी यूनिवर्सिटी के हर लेवल के लिए है, जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। क्लबिंग ऑफ इनकम, एक है सेटिंग, चलो मैं लिख देता हूँ, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स हैं बच्चों। एक हम करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, देखो मैंने कौन कौन से चैप्टर्स लिख दिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGPP, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, एग्रीकल्चरल इनकम। ये सारे चैप्टर्स हैं बच्चों जो हम कवर करेंगे। 13 चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं आपके सामने। अब मैं आपके सामने 2 चैप्टर्स और लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ। 14 फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, ITR बोलते हैं इसे हम। 15 नंबर में मैं आपको करवाऊंगा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों ये कोई चैप्टर नहीं होता, मिक्स एंड मैच जब हम पूरा सिलेबस कर लेंगे तो इसके क्वेश्चंस करेंगे। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की पूरी असेसमेंट करेंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे और बहुत ही बढ़िया 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाता है, जो कि अलग से नहीं होता है। अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो ये 15 नंबर का जो आपका चैप्टर है ये अपने आप दम तोड़ देता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज की क्लास में बच्चों इस डेमो सेशन में मैं आपको इतना ही करवाऊँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मुझे लगेंगी बच्चों 2 क्लासेस। मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, एक पहले लिख दिया है 2। रेजिडेंशियल स्टेटस में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों 2 क्लासेस। कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स 2 क्लासेस। सैलरी में डिपेंड करेगा सेशन कितना लंबा रहता है, मैं लिख देता हूँ 5 to 6 क्लासेस। हाउस प्रॉपर्टी में हमारी लगेंगी 3 क्लासेस। PGPP में हमारी लगेंगी 5 to 6 क्लासेस। कैपिटल गेन्स में हमारी लगेंगी 4 क्लासेस। अदर सोर्सेज में एक सिंगल बड़ी क्लास में आपको करवाऊंगा। डिडक्शंस में 2 क्लास, एग्जेम्पशंस में 1 क्लास, क्लबिंग में 1 क्लास, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में 1 क्लास, एग्रीकल्चर इनकम हम 1 बड़ी क्लास या फिर हम 2 क्लासेस में कवर करते हैं। तो इन टोटल फाइलिंग ऑफ ITR में जितनी क्लासेस लगा लो उतनी कम है, आपकी नॉलेज के लिए है। बट फिर भी मैं बच्चों 2 सेशंस डिवोट करूँगा आपके साथ। आप कहेंगे तो 3 भी कर लूँगा, 4 भी कर लेंगे। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ये कोई अलग से करवाने वाली चीज़ नहीं है। जब आप ये पूरा सिलेबस कर लेंगे तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको बोलूँगा आप स्टार्ट करेंगे और इसके मैं डाउट सेशंस में आपके साथ करवाने वाला हूँ। अलग से कोई चैप्टर नहीं होता है। तो इन टोटल अगर मैं बात करूँ 2, 4, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29 और 31, 31, 32 और 2 34। और अगर हम ये भी मान लें तो इन टोटल बच्चों मैं आपसे बात करता हूँ 35 क्लासेस का हमारा ये सिलेबस है।
अगर हम 2 घंटे की क्लास करते हैं तो आप मान लीजिए 1.5 आवर टू 2 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 60 to 70 आवर्स हमारे लगने वाले हैं इस पूरे सिलेबस में। इसके बाद मैं आपको अलग से डाउट सेशंस आपके रखूँगा, 10 ईयर सेशन हम रखेंगे, 10 ईयर आपको मैं करवाऊँगा आपके एग्ज़ाम का। सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। आज की क्लास में हमने क्या सीखा था बच्चों? टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अभी मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिलेबस से अपार्ट हैं, मुझे आपको बतानी है, बट फर्स्ट डेमो क्लास में मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है ये चीज़ें, आप क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, आप 2 या 3 क्लासेस लेकर देखिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे तो रिटर्न में ले लीजिए, चाहे आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। 2 से 3 क्लासेस आप मेरी अटेंड करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी क्वालिटी में हम सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। क्वालिटी ही मैटर करती है हर चीज़ में आज के टाइम में, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। बाहर अगर आप कहीं भी कुछ चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे, या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा या क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बताई ही नहीं जाएंगी बट आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं ध्यान में रखते हुए आपके साथ इस पूरे सिलेबस को कवर करवाऊंगा। आपने इस सिलेबस को मेरे हिसाब से कवर करना है। आपके इंटरनल से पहले, आपके असाइनमेंट से पहले, आपके मेन एग्ज़ाम से पहले हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने कोई भी बुक, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, नहीं लेनी है। अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है बच्चों, अभी सिर्फ मैंने आपको डेमो बताया है कि इनकम टैक्स में टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। मैंने नया कुछ नहीं बताया इस सिलेबस के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में। मैंने सिर्फ टैक्स वर्ड का मतलब बताया है जो कि आपके दिमाग में अब आ चुका होगा। इट्स ए कंपल्सरी एक्सटॉर्शन जिसे हम बोलते हैं, ये वसूली है, ज़बरदस्ती हमसे लिया जा रहा है। वी आर नॉट विलिंग टू पे द टैक्स, वी आर फोर्स टू पे द टैक्स। हमें ये ज़बरदस्ती टैक्स पे करना होता है। एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, फिर मैंने आपको बिल से एक्ट बनने की कहानी बताई, फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट बनने की कहानी बताई। बच्चों ये तो मैं अगर बात करूँ 0.001% है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर भी नहीं किया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, हर क्लास में आपको न्यू सीखने को मिलेगा, और ना मिले तो आप मुझे बता देना, मैं आपको आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। इतना तक मेरा वादा रहता है। हर क्लास में हम कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखेंगे जो आपको पहले से नहीं पता होगा। इवन आप कॉलेज की रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करेंगे तब भी वो चीज़ें आपको वहाँ नहीं बताई जाएंगी जो कि हम यहाँ पर शेयर करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय।